हेलो एंड वेलकम बैक टू यस पेरेंट्स। एनसीईआरटी के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 कवर करेंगे। आइए देखते हैं हमें इन चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें वाटर की अवेलेबिलिटी, यानी कहाँ कहाँ वाटर अवेलेबल है, कितना वाटर हमारे लिए फ्रेश वाटर ग्रुप में है, कितना सलाइन वाटर है, इनके बारे में हम बातें करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन कितना वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, उसको भी देखेंगे। कितना वाटर ग्राउंड फॉर्म में है, कितना वाटर ओशियन के फॉर्म में है, कितना वाटर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उनके फॉर्म में है। इन चीज़ों को भी हम देखेंगे और समझेंगे। इसके साथ ही साथ हम टाइड्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इन चीज़ों को भी देखेंगे। थोड़ा सा हम ये भी देखेंगे सुनामी क्या होती है, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो वाटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ओशियन वेव्स हो गए हैं आपके, इनको भी समझेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम कोल्ड करंट और वार्म करंट जो ओशियंस की होती हैं उनको भी अलग अलग देखेंगे, और कौन सी करंट कहाँ पे फ्लो करती है इसको भी समझेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा चैप्टर ओशिनोग्राफी का एक पार्ट है। ओशिनोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसमें ओशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी का स्टडी किया जाता है। लेकिन अभी चूंकि हम छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम चीज़ों को बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कवर कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में हम और डिटेल में ओशिनोग्राफी को कवर करेंगे। ओके ओके। जिन लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखना है, उसको इवेलुएट कराना है, उसको चेक करवाना है, उसमें फीडबैक लेना है, वो लोग हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है चांसले टाइम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है जिसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर को अपलोड कर सकते हैं, और इसमें आप कमेंट्स दे भी सकते हैं। दूसरे भी आपके क्वेश्चन आंसर पे कमेंट करते हैं और मैं भी यहाँ पे फीडबैक देता हूँ। तो इस ग्रुप के माध्यम से आप अपने आंसर्स को इवेलुएट करा सकते हैं और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। डायरेक्ट टाइप करना है आपको चांसले टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है वाटर। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में आप सभी जान लें कि ये मेनली जो है रिलेट करेगा वाटर से। इट मीन्स इसमें जो भी टर्मोलॉजी समझेंगे उस सब में वाटर जो है कॉमन फैक्टर होगा। तो आप सभी को मैंने क्लाउड के बारे में पिछले चैप्टर में बता रखा है कि क्लाउड कैसे बनता है। एक बार फिर से उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जब कोई सरफेस, मान लीजिए अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे वाटर कुछ अवेलेबल है, तो जब सन का लाइट यहाँ पे पड़ता है तो ये वाटर क्या होता है, हीट होता है, और हीट होने की वजह से ये इवापोरेट होता है। इट मीन्स ये वाष्पीकृत होता है, और जब ये वाष्पीकृत होता है तो ये वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाष्प के रूप में कन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। व्हेन, और जब ये वाटर वेपर जो है ये थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम जानते हैं कि जब आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, कम होता है। तो उसी प्रकार से जब ये वाटर वेपर ऊपर जाता है तो ये धीरे धीरे कूल होना स्टार्ट हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये कूल होते होते कंडेंस हो जाता है। इट मीन्स संघनित हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, पहले वाटर वेपर था, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ढेर सारे इसके वाटर वेपर के झुंड बन गए, और जब ऐसा होता है, झुंड ढेर सारे वाटर वेपर के बन जाते हैं, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट्स के बन जाते हैं, तो ये जो झुंड है ये बादल का निर्माण करते हैं। और जब ये इतने ज़्यादा अपने अंदर वाटर को कंटेन कर लेते हैं कि ये हवा में फ्लोट नहीं कर पाते। इट मीन्स ये तैर पाने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि ये भारी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा वाटर अपने अंदर कंटेन करने की वजह से। और जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर झमाझम क्या करते हैं, बारिश करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। और ये जो बारिश होती है ये 3 रूपों में होती है। एक होती है आपका रेन, जिसमें हम कहते हैं जब ये लिक्विड फॉर्म में, इट मीन्स जो वाटर है उसके फॉर्म में जब ये नीचे गिरते हैं तो इन्हें कहते हैं रेन। फिर होता है आपका स्नो, जब बर्फ़ के फॉर्म में ये नीचे गिरते हैं तो इसे कहते हैं स्नो। फिर आपका एक होता है स्लीट, जिसे हम कहते हैं वर्षा होती है, और साथ ही साथ इसके बर्फ़ भी गिरते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में कभी कभार क्या होता है कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं, तो वो जो वर्षा प्रेसिपिटेशन का जो टाइप है उसे हम कहते हैं स्लीट। ओके, हिमवृष्टि इसे बोलते हैं हिंदी में। तो ये होता है क्लाउड बनना और फिर वापस वर्षा होना। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक, जैसे आपने देखा कि पहले वाटर था सरफेस पे, वो वाटर क्या किया, ऊपर उठा, वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ, क्लाउड बना, क्लाउड कंडेंस हुआ, भारी हुआ, हैवी हुआ, और फिर वापस ये क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस सरफेस पे आ गया। फिर यही चीज़ सन की हीट की वजह से क्या होगा,
फिर ये हीट होगा, फिर उसी प्रकार से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। ऐसे करते करते फिर ये बारिश के माध्यम से नीचे वापस सरफेस पे आ जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूअस जो चेंज होता है ना, ये वाटर के जो आपका जो सरफेस पे उपलब्ध जो वाटर है, इनमें जो कंटिन्यूअस चेंज होता है, जो सर्कुलेशन होता है, इसी सर्कुलेशन को हम कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, और ये वाटर साइकिल जो है ये ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड, इन तीनों के बीच में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो वाटर साइकिल को हमने समझ लिया कि वाटर का एक जगह से किसी रूप में उठना और फिर वापस उसी रूप में आ जाना, एक वाटर साइकिल हमने देखने को मिलता है। ये चीज़ें देखिए यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझाई गई हैं। जैसे यहाँ पे ये एक वाटर बॉडी है और यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है और फिर ये आगे क्या हो रहा है, ये कंडेंस हो जा रहे हैं, ऊपर जाकर के बादल बनते हैं और कंडेंसेशन होने के बाद ये फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में नीचे वापस आ जाते हैं और फिर ये जल का रूप धारण कर लेते हैं। फिर यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसे कहते हैं वाटर साइकिल। ओके, इसमें एक चीज़ समझने का, हम चाहें तो घर पे अपना एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, जिसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाना होगा, जिस सिस्टम को हम कहते हैं टेरारियन। क्या बोलते हैं हम, टेरारियन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसे बोलते हैं टेरारियन। और ये टेरारियन जो है ये एक प्रकार का बंद जो है स्मॉल हाउस प्लांट होता है। जैसा कि आप इस जार को देख सकते हैं। इस जार में किया गया है, पहले यहाँ पे मिट्टी ली गई है, मिट्टी को अच्छे से दबाया गया, फिर बड़ा प्लांट लगाया गया, उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे प्लांट्स को लगा दिया गया, फिर पानी से इसमें छिड़काव किया गया है, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। अब जब ये जो पौधे हैं छोटे छोटे लगे हुए, इसकी पत्तियाँ क्या करेंगी, वाटर को इवेपोरेट करेंगी। और जब ऐसा करेंगी तो ये जो वाटर है, ये वेपर जो है ये ऊपर उठेगा, लेकिन चूंकि ये बंद है तो इस वजह से फिर ये वापस इसी में कंडेंस होकर के वापस इन्हीं के पास ये इसी मिट्टी में आकर मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये साइकिल है, लगातार ये वाटर इसी जार में से उठ करके इसी जार में वापस दोबारा गिर जाया करेगा। यही चीज़ पूरे अर्थ पर भी होती है। जो भी वाटर हमारे अर्थ पे जहाँ कहीं भी उपस्थित है, ये वाटर हर जगह हर फॉर्म में अलग अलग समय में रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देखें भूमध्य सागर का जो जल है, हो सकता है किसी दिन हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार या फिर एमपी या फिर तमिलनाडु की किसी नदी में वो जल रहा होगा, बहता रहा होगा, फिर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर गया होगा, फिर हवाओं के माध्यम से हो सकता है वो भूमध्य सागर के आसपास या किसी और इलाके में चला गया होगा, फिर वहाँ पे कंडेंस होकर बारिश कर दिया होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो भी वाटर हमारे अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल है, वो कहीं कभी ना कभी किसी न किसी और स्थान पे रहा होगा, और आज यहाँ पे कल तो कहीं और होगा। तो ये क्या है, एक जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के अंदर ये वाटर एक वाटर साइकिल के रूप में लगातार चल रहे हैं। एक बस इनका स्थान चेंज हो रहा है, बाकी ये वाटर बदल नहीं रहे हैं। तो यही होता है आपका वाटर साइकिल। तो इस जार के माध्यम से हम चीज़ों को यहाँ पे क्लियर समझ पाएँ। अच्छा, इस चित्र को देखने से पहले हम इस चित्र को थोड़ा सा बेंड करके देख लेते हैं। आइए, तो अब इस चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि कुछ बड़े बड़े जो आपके समुद्र हैं, कुछ लेक्स जो झीलें हैं, कुछ नदियां हैं, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, कहाँ कहाँ पर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी वाटर बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमें ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने भारत के पास से, अपने इंडिया के पास से। तो आप सभी जानते हैं इंडिया के जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, और इसके साथ ही साथ इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है यहाँ पे अरेबियन सी है। हम देखेंगे फिर गंगा रिवर हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर जानते हैं। उसके बाद जब आप आते हैं एशियन कॉन्टिनेंट में ही, तो यहाँ पे आपका कैस्पियन सी है, और इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे डेन्यूब रिवर है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है जिसे भूमध्य सागर कहते हैं। नाइल रिवर है अफ्रीका में, रेड सी है, ये आपका देखेंगे अफ्रीका और एशिया इन दोनों को जुड़ती हुई है। और इसके बाद हम अफ्रीका में देखें तो नाइजर रिवर है जो कि बिल्कुल अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। कांगो रिवर अफ्रीका के वेस्ट पार्ट में। फिर ओरेंग रिवर ये अफ्रीका के साउथ पार्ट में है। लेक विक्टोरिया ये आप देखेंगे सेंटर ऑफ द अफ्रीका में है। उसी प्रकार से हम एशियन में और देखें तो हुआंगे एक रिवर है, ये चाइना में पड़ती है। ईस्ट चाइना सी आपके चाइना से मिलता हुआ चाइना से सटा हुआ एक सागर है। साउथ चाइना सी भी चाइना से सटा हुआ एक सागर है जो कि काफ़ी विवादित रहता है, इसमें चाइना का काफ़ी डोमिनेंस है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कोरल सी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में है। डार्लिंग रिवर ऑस्ट्रेलिया में बहती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक ये कनाडा का हिस्सा है। देन हम लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन, लेक मिसिसिपी रिवर है, उसके बारे में देखते हैं कि ये सारी
जो है कहाँ है, आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में उपस्थित है। सॉल्ट लेक ये भी आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। कैरेबियन सी कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बीच में वाला जो हिस्सा वहाँ पे कैरेबियन सी है। अमेजॉन रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये कहाँ है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना ही चाहिए। अब समझते हैं जो वाटर हमारे अर्थ पर मौजूद है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार में है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे अर्थ का जो मोस्ट पार्ट है वो क्या है, ओशियंस, वाटर से ढका हुआ है। और ये हम कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। इट मीन्स केवल 1/4 पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है। तो इतना ज़्यादा वाटर होने के बावजूद भी हम ऐसा क्यों पाते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वाटर स्कार्सिटी यानी कि जल की कमी से जूझती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो ज़्यादातर जो वाटर है ना वो वाटर फ्रेश नहीं है। इट मीन्स वो हमारे पीने योग्य नहीं है। वो क्या है, सैलाइन वाटर है, खारा पानी है। तो अब देखिए, टोटल वाटर का 97.3% पानी सलाइन पानी है, जो कि क्या है, इंसान के डायरेक्ट यूज़ में नहीं आ सकता है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 2.7% ही फ्रेश वाटर हमारे पास उपलब्ध है, जो कि बहुत ही कम है। तो इस वजह से इतनी ज़्यादा अमाउंट में वाटर होने के बावजूद भी हमें लगातार पानी की किल्लत, पानी की कमी से जूझना पड़ता है। अब जो 97.3% सलाइन वाटर है, जो कि ओशियंस के रूप में मौजूद हैं, उसके बाद हम जो बचा हुआ वाटर है वो 2% उसमें आपका आइस कैप्स के रूप में, इट मीन्स जो ग्लेशियर्स हैं, जो पोल्स आपके दोनों हैं, नॉर्थ और साउथ, हिमालय का जो हिस्सा है, इनमें जो ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर्स के रूप में 2% जो फ्रेश वाटर है वो क्या है, स्टोर्ड है। ग्राउंड वाटर में 0.68% आपका ग्राउंड वाटर स्टोर है। फ्रेश वाटर लेक में इसी प्रकार से, इनलैंड सीज, एटमॉस्फेयर और रिवर्स में इस प्रकार से देखते हैं। रिवर्स में ओनली 0.0001% जो है फ्रेश वाटर स्टोर्ड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं टोटल फ्रेश वाटर कितना है, ओनली 2.7%, और 97.3% सलाइन वाटर है। तो इतने कम वाटर होने की वजह से लगातार हमें पानी की किल्लत महसूस होती रहती है। कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। उससे पहले, टर्मिनोलॉजी देखने से पहले एक चीज़ आप और समझ लीजिए। मान लीजिए कि टोटल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर आपके पास 2.7 है, लेकिन हमने इसको कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया कि कुछ हमने स्पून्स लिए और उस स्पून्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से फ्रेश वाटर किस अवस्था में कितने मात्रा में हैं। तो अब हमने टोटल स्पून ले लिया, 9 + 2 11.5, 11.5 एंड +1 ड्रॉप। इसका मतलब 9 स्पून, अगर टोटल फ्रेश वाटर मान लीजिए 11.5 और +1 ड्रॉप हैं, तो इसमें जो 9 स्पून ऑफ वाटर है वो केवल आइस कैप के रूप में, इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस कैप के रूप में उपस्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ग्राउंड वाटर, जो कि टोटल 2 स्पून के रूप में उपस्थित है। एंड देन ओनली ½ स्पून के रूप में जो वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनमें वाटर उपस्थित है। और रिवर्स में सिर्फ 1 ड्रॉप के इक्वल जो है वाटर उपस्थित है, फ्रेश वाटर उपस्थित है। तो सोचिए, हम जो रिवर्स देखते हैं वो कुछ भी नहीं असल में जो फ्रेश वाटर भी हैं उनके कंपैरिजन में उन रिवर्स में बहुत ही कम पानी है। तो इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओशियंस कितना बड़े होंगे और कितना ज़्यादा पानी वो अपने अंदर कंटेन करते होंगे। तो ये हमने देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटी सी चीज़ों को समझने का हमने प्रयास किया। अब आइए थोड़ा सा एक डू यू नो को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी जल में जो सैलिनिटी होती है उसको कैसे निकालते हैं, उसका निकालने का एक तरीका होता है। तो अगर मान लीजिए कि किसी भी जल का आपको सैलिनिटी यानी कि लवणता चेक करनी है कि कितना ये खारा है, तो हम सीधा सा क्या करेंगे, उस जल के 1000 ग्राम, ध्यान रखें 1000 मिलीलीटर नहीं, 1000 ग्राम हिस्से को लेंगे और फिर उसमें हम मेज़र करेंगे कि इस 1000 ग्राम हिस्से में कितने ग्राम साल्ट मौजूद है। तो हम कह सकते हैं जो सैलिनिटी है वो अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, मतलब कि 1000 ग्राम में उपस्थित साल्ट की मात्रा ग्राम में जो होगी उसे कहेंगे हम लवणता, इट मीन्स सैलिनिटी कहेंगे उस वाटर का। ओके, द एवरेज सैलिनिटी, और जो एवरेज सैलिनिटी है ओशियंस की वो क्या है, 35 पार्ट्स पर 1000। इसे हम PPT लिख सकते हैं, 35 पार्ट पर 1000। ओके, तो हमारे पास जो एवरेज सैलिनिटी है वो 35 पार्ट पर 1000 आ गया।
तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कि सैलिनिटी क्या होती है और एक एवरेज सैलिनिटी क्या होती है। डेड सी के आप सभी बारे में आप सभी जानते हैं, ये डेड सी जो है इजराइल में है और इसमें इसका जो सैलिनिटी है वो 340 ग्राम्स है। इट मीन्स कि 1000 जो ग्राम होगा इसे, इसमें जो सैलिनिटी जो साल्ट है उसकी मात्रा कितनी होगी, 340 ग्राम होगी। तो ये है आपका साल्ट इसमें उपस्थित। और इसी प्रकार से वान लेक जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सलाइन यहाँ पे उपस्थित हमारे पास वाटर बॉडी है अर्थ के सरफेस पे। ओके, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ये चित्र देख सकते हैं, इसके माध्यम से आपको अंदाज़ा लगेगा कि वाटर की समस्या कितनी ज़्यादा भारी है, कितनी भयावह है। द वाटर यू ड्रिंक, आपके पास कमी है। गंगा एमंग द 10 डाइंग रिवर, गंगा उन विश्व की 10 नदियों में से है जो कि क्या कर रही हैं, मर रही हैं, जिसमें कि आपकी डैन्यूब, ये यूरोप की नदी है, ये सबसे ऊपर है। मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट, कई सारी नदियाँ बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पर हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है चांसलेट टाइम जो आपका टेलीग्राम चैनल है इसमें, क्योंकि ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहा जा रहा है वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए जो जल है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बताना है। और जो आपको दूसरा क्वेश्चन है वो ये कहता है कि कुछ आप तरीके समझाएं, कुछ तरीके बताएं जिसके माध्यम से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। और ये अपने घर पे कंजर्व करने का तरीका बताएं आप, और अपने स्कूल में या कॉलेज में वाटर को कंजर्व करने का तरीका बताएं। तो इतनी बात हमसे की जा रही है यहाँ पे। अब अगला हमारा जो टॉप जो पॉइंट है वो है ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं जो ओशियन वाटर होता है वो लगातार क्या करता है, मूव करता रहता है, ये इसकी खास बात है। अगर वहीं आप तालाब के जल को देखेंगे या फिर किसी और वाटर बॉडीज़ के जल को देखेंगे तो शायद वो हमेशा मूव ना करते हों, लेकिन जो ओशियन है लगातार ये क्या करते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं, ये कभी भी लगातार मूव नहीं करते हैं। ओके, इट नेवर स्टिल, मतलब ये कभी भी रुकते नहीं हैं, इनका मूवमेंट लगातार चलता रहता है। इसके साथ ही हम एक फैक्ट देख लेते हैं। 22 जो मार्च वाला दिन है, इस दिन को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और लोगों के अंदर ये हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि जो वाटर है वो कितना प्रेशियस है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये हमने देखा। अब आइए समझते हैं कि वेव क्या होते हैं। तो वेव समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका, आप ये मान लीजिए ये हिस्सा है लैंड का और यहाँ पे आपका ओशियन वाला हिस्सा स्टार्ट होता है। तो आप मान लीजिए कि कोई पत्थर है, उसको आपने उठाया यहाँ से और आपने उस पत्थर को यहाँ फेंक दिया। तब तक चला पानी इधर से आया, उस पानी ने क्या किया, इस पत्थर को उठाकर फिर आपके पास वापस लाकर रख दिया। ओके, तो ये चीज़ हम देखते हैं अक्सर होता रहता है। तो होता क्या है कि जब वाटर जो है ओशियन के सरफेस पे क्या करता है, ऊपर उठता है। ओके, जो ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है, ऐसे अल्टरनेटिव करता है। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के ऊपर और नीचे लगातार अल्टरनेटिवली उठने और गिरने से जो मूवमेंट तैयार होता है उसी मूवमेंट को कहते हैं वेव। ओके, और ये चीज़ें जो हैं कई सारे डिफरेंट, एक प्रकार से कह सकते हैं जैसे एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं सुनामी, उसको ये बढ़ावा देने में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। सुनामी को ओरिजिनेट करने में काफ़ी इसका अहम रोल होता है। ओके, इससे पहले हमें एक यहाँ पे पॉइंट है जिसे समझ लेना है। देखिए, जो वेव्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी उतना ही तेज़ी से यहाँ पे उतने ही बड़े बड़े वेव्स बनेंगे। तो विंड हमेशा, जो विंड होती है वो ओशियन वेव्स को क्रिएट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो अपने साथ बहा करके पानी को लेकर जाती है और फिर उसे जो है किनारे पर छोड़ती है। तो इस प्रकार से वेव्स वहाँ पे भी क्रिएट होते हैं। एक चीज़ आप जान लें, जो सुनामी जो वर्ड है ये एक जापान का वर्ड है जिसका मतलब होता है जापान में हार्बर वेव्स। हार्बर किसे कहते हैं, हार्बर कहते हैं, देखिए जो किनारे पर जो बंदरगाह होते हैं उन्हें हार्बर कहते हैं। तो इन्हें हार्बर वेव इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये क्या करते थे, जब भी ये आते थे ये हार्बर को तबाह कर देते थे, अब हार्बर को बिल्कुल बर्बाद कर देते थे। जब ऐसा होता था तो इसको जो है हार्बर वेव का नाम दिया जाता था और इसको वर्ल्ड में सुनामी के नाम से जाना गया। तो ये एक जापान का शब्द है जिसका नाम है, जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। हमारी जो
जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे बहुत ही साल पहले 2004 में बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप के कई आइलैंड्स को इसने डुबा दिया था, जिसमें कि इंदिरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारा बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु था। इट मीन्स हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट था, जो 2004 में आई सुनामी की वजह से क्या किया, डूब गया। और एक बात ध्यान रखेंगे, जो सुनामीज हैं वो नॉर्मली 15 मीटर्स इसके आसपास की ऊंचाई वाली होती हैं, लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी अभी तक मेज़र की गई वह 150 मीटर की हाइट वाली सुनामी को मेज़र किया गया है। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि 150 मीटर की ऊंचाई तक भी सुनामी जा सकती है। तो सोच सकते हैं कितनी ऊंची सुनामी रही होगी वो। ओके, और 700 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भी ये चल सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक, कितनी भयावह ये होगी। ओके, तो 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन में ये सुनामी आई थी, जिसने बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। और ये जो सुनामी थी, इसका जो हम एपी सेंटर कर सकते हैं, ये एपी सेंटर आपका वेस्टर्न बाउंड्री जो सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, इसकी वेस्टर्न बाउंड्री पे इसका क्या था, एपी सेंटर था। एपी सेंटर के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। और ये जो इसका मैग्नीट्यूड था इस अर्थक्वेक का, वो था 9 था रिक्टर स्केल पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। और इसी वजह से इतनी भयंकर सुनामी इंडियन ओशियन में आई थी। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल्स इसके बारे में दी गई हैं, जिसको आप खुद पढ़ लेंगे। और इस सुनामी में आप ये जान जाएँ कि लगभग मोर देन 10,000 पीपल की मृत्यु हो चुकी थी। और इसने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, इन सब पे बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो ये काफ़ी भयंकर सुनामी थी। इसके कुछ विजुअल्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसके माध्यम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा ये डिवास्टेटिंग थी। और सुनामी आने का जो पहला जो इंडिकेशन होता है वो ये होता है कि जो कोस्ट से जो वाटर होता है ना, वो वाटर पीछे जाने लगता है, वापस समुद्र में जाने लगता है। तो जब ऐसा होने लगा ना, तो लोगों को ये दृश्य बड़ा अच्छा लगा। तो वो और ढेर सारे लोग यहाँ पे समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए और अपने मोबाइल फ़ोन, अपने कैमरे में इस मोमेंट को, इस ब्यूटी को कैप्चर करने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनके लिए काल बन सकता है। तो इसलिए जब भी कभी ऐसा हो, आप ओशियन के किनारे हो और वाटर जो है पीछे से तेज़ी से भागे, तो आपको तुरंत उस जगह से हट करके दूर जाना चाहिए किनारे से, क्योंकि वो हो सकता है कि एक सुनामी के आने की चेतावनी हो। ओके, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं टाइड्स की बात करते हैं। तो टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं हम ज्वार। ज्वार क्या कहलाता है? देखिए, जब एक रिदमिक तौर पे जो ओशियन वाटर है वो उठे और गिरे, दो बार उठे और 2 बार गिरे, ठीक है, तो इस प्रकार के वाटर की जब एक्टिविटी होती है तो उसे हम कहते हैं टाइड। क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब जो ओशियन का जल, जब समुद्र का जल 2 बार बराबर अंतराल में उठे और 2 बार गिरे, तो उसे हम कहेंगे कि यहाँ पे ज्वार आता है। तो जो उठना है वो ज्वार है और जो गिरना है वो क्या है? भाटा है। और इसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के वाटर लेवल होते हैं और उसके आधार पर उनको अलग अलग टाइड का नाम भी दिया जाता है। अब समझते हैं टाइड्स क्यों आते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो अर्थ है इस पर सन और जो मून है, इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? काम करता है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल जो पुल होता है, जैसे अर्थ के ऊपर सन भी क्या करता है? ग्रेविटेशनल पुल करता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगाता है और अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से मून भी क्या करता है? अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है और अर्थ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, इनके ऊपर जो पुल है जो खींचने का प्रयास करते हैं, इन पुल की वजह से क्या होता है? अर्थ के सरफेस पर ज्वार आते हैं। और इन ज्वार को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे जब वाटर जो है, मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस पर कोई वाटर है और वो क्या है? मून के बिल्कुल करीब है, मतलब उस समय मून जो है बिल्कुल अर्थ के पास है। तो उस समय जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो क्या करेगा? अर्थ पर लागू होगा और वहाँ पे टाइड आएगा, जिस टाइड को हम कहेंगे हाई टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? हाई टाइड। लेकिन जब एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जिस समय अर्थ, सन और मून तीनों क्या हो जाएंगे? एक ही सीध में हो जाएंगे। जब ऐसा होगा तो जो सन है और जो मून है, इन दोनों का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इट मीन्स सन का और मून का एक साथ जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अर्थ की सरफेस पर क्या होगा? अप्लाई होने लगेगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो जो अर्थ के सरफेस पे जो वाटर वाला हिस्सा होगा वो क्या करेगा? बहुत ही ऊपर उठेगा। और ऐसा जब होगा तो यह इस समय हाईएस्ट टाइड आता है। इट मीन्स सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार आता है।
जब अर्थ के सीध में मून और सन एक सीध में आ जाएं तब हाईएस्ट टाइड आता है, सबसे ऊंचा ज्वार आता है। और इस हाईएस्ट टाइड को कहते हैं हम स्प्रिंग टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड कहते हैं, जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब आपका अर्थ जो है वो मून और सन के क्या हो, बिल्कुल 90 डिग्री पर हो, ऐसी स्थिति में सन अपना अलग जगह पर क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, और मून अलग दिशा में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में होगा। जब ऐसी स्थिति होगी तो इस समय जो टाइड्स आएगा वो बहुत ही लो होगा, क्योंकि इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइड्स की ऊंचाई जो है कम हो जाती है, क्योंकि ये अलग अलग डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं। तो जब ऐसा टाइड आएगा तो इसे हम कहेंगे लो टाइड, या फिर हम कह सकते हैं नीप टाइड कह सकते हैं। तो नीप टाइड क्या हो गया? जब अर्थ के परपेंडिकुलर दोनों साइड में अर्थ के 90 डिग्री पर सन और मून हो, तो उस समय जो टाइड आएगा वो क्या होगा, लो टाइड होगा, ज़्यादा उसकी ऊंचाई नहीं होगी, तो उसे हम नीप टाइड कहते हैं। ध्यान रखें, जो हाई टाइड होते हैं, जो बहुत ही ऊंचे वाले टाइड होते हैं, इनमें नेविगेशन करना आसान होता है, क्योंकि जब ये ऊपर उठते हैं तो उस समय जो यहाँ पे जहाज़ इत्यादि रहते हैं वो इनको आगे हार्बर तक पहुँचा देते हैं आसानी से। हार्बर मतलब बंदरगाह तक पहुँचा देते हैं, जिससे इनको बंदरगाह पे डॉक करना बहुत ही ईजी हो जाता है। और इसके साथ ही साथ जो समुद्र में जो फिश होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, वो भी हाई टाइड आने की वजह से किनारे पर चली जाती हैं, जिससे फिशरमैन्स को और लोगों को क्या होता है, हेल्प मिलता है। तो इस प्रकार से ये हाई टाइड क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी काफ़ी मददगार साबित होती हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, वो पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओशियन करेंट्स। तो ओशियन करेंट्स देखिए क्या होती है। तो ओशियन करेंट्स एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होती हैं जो कि फ्लो करती हैं लगातार ओशियन के सरफेस पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि जो ओशियन करेंट्स हैं वो स्ट्रीम ऑफ वाटर हैं विच इज़ फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली, लगातार फ्लो कर रही हैं ऑन दी ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। ध्यान रखें, ये एक डेफिनेट डायरेक्शन होगी, ये चीज़ टर्म आपको याद रखना है कि ओशियन करेंट्स क्या है, डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ये गर्म भी हो सकती हैं, ये ठंडी भी हो सकती हैं। तो आइए हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं, कौन सी ओशियन वेव्स गर्म हैं, कौन सी ओशियन करंट ठंडी हैं। और इस फिगर को ना आपको दिमाग में बैठा लेना है। इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप रट डालिए कि कौन सी ओशियन करंट कहाँ पर फ्लो करती है और वो गर्म है या ठंडी है। तो यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ है, एक ब्लू एरो बनी हुई है और एक जो है रेड एरो बनी है। ब्लू एरो ठंडे यानी कि कोल्ड करंट को दिखाता है, वार्म एरो गर्म करंट को दिखाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो आपका अटलांटिक ओशियन, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अटलांटिक ओशियन का जो शेप है वो एस आकार का हमें दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि आपका ये जो है इक्वेटर है, जहाँ से ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जा रहा है, क्योंकि ये इक्वेटर है तो यहाँ पे गर्म हवाएं ही फ्लो करेंगी, गर्म हवाएं, गर्म करंट ही यहाँ पे बहेंगी। तो ये गर्म करंट जो है क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं नॉर्थ जो साउथ अमेरिका का हिस्सा, इससे टकरा करके ये उत्तर की तरफ भी मुड़ जाते हैं और दक्षिण की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो उत्तर की तरफ जब मुड़ते हैं तो यहाँ पे ये फिर इस कैरेबियन से, गल्फ ऑफ जो कैरेबियन सी है उससे टकरा करके, नॉर्थ अमेरिका से टकरा करके फिर ये उत्तर की तरफ मुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम के धारा के रूप में, गल्फ स्ट्रीम करंट के रूप में जाने जाते हैं। आगे फिर ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में जाने जाते हैं। एंड देन यहाँ पे ये जब घूमते हैं तो इन्हें ये कैनारीज करंट कहते हैं, जो कि ठंडी करंट होती हैं। अब ये ठंडी क्यों है, गर्म क्यों है, ये हमारा एक अलग टॉपिक है, इसको हम आने वाले क्लासेस में अच्छे से कवर करेंगे। अभी आप बस करंट्स के नाम ध्यान रखें और कौन सी करंट्स गर्म है, कौन सी ठंडी है, इनको आप अलग अलग याद कर लें। ये देखिए पोल्स की तरफ से आ रही है तो ये क्या ठंडी करंट होगी, जिसका नाम है लेब्राडोर करंट। और देखिए ध्यान रखिए, जो करंट आपके इक्वेटर से निकलेगी वो करंट गर्म होगी, जो करंट पोल की तरफ से आएगी वो करंट ठंडी होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये तो हमने वो हिस्सा देखा जो हिस्सा इक्वेटर की तरफ से साउथ अमेरिका से लड़ करके उत्तर की तरफ निकल गया था। अब उस हिस्से को देखते हैं जो इक्वेटर से आया और साउथ अमेरिका से लड़ करके दक्षिण की तरफ चला गया। सॉरी। तो ये दक्षिण की तरफ जाने वाला हिस्सा क्या है, ब्राज़ीलियन करंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं पे ब्राज़ील कंट्री है, उसी देश के नाम पे इसका नाम ब्राज़ीलियन करंट रख दिया गया। उसके बाद ये फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
जो कि क्या है, यहाँ से बहती हुई जो पौने हैं, पछुआ पौने, इसी का एक पार्ट है जो कि ठंडी होती हैं। सॉरी। और आगे फिर ये सर्कुलर पाथ में आगे बढ़ते हुए वेंगुला करंट के रूप में फ्लो करने लगता है, जो कि ये ठंडी करंट होती हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि जो साउथ अमेरिका का नीचे का पार्ट है, यहाँ पे फॉकलैंड करंट भी फ्लो करती है, जो कि एक ठंडी करंट है। ये तो हमने देखा अटलांटिक ओशन का। अब बात करते हैं जो आपका पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे देखिए, जो इक्वेटर से जो निकल रही है, जो करंट निकल रही है, उसे बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। इसी प्रकार जब ये आगे बढ़ती है तो ये आगे बढ़ के कुछ यहाँ पे आती है, और यहाँ पे इन छोटे छोटे आइलैंड से मुड़ती हुई ये क्यूरोसिवो करंट के रूप में जानी जाती है, जो कि क्या है, गर्म करंट है। और इसके अपोजिट में उधर ऊपर अलास्का साइड से आती है आयोसीवो करंट। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये ठंडी करंट है क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ पोल की साइड से आ रही है। फिर जब ये ऊपर जो आपका ये क्यूरोसिवो करंट है ये आगे बढ़ती है तो गर्म करंट के रूप में ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट के रूप में जानी जाती है। और यहाँ ये ऊपर अलास्का करंट के रूप में भी जाती है, जो कि एक गर्म करंट है। और जब ये साउथ की तरफ आती है तो ये कैलिफोर्निया करंट के रूप में जानी जाती है, जो कि एक ठंडी करंट है। और फिर आकर के ये इसका एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे बन जाता है। तो ये हिस्सा पैसिफिक ओशन का ऐसा था जो नॉर्थ की तरफ जाता था। अब हम पैसिफिक ओशन के उस हिस्से को समझेंगे जो कि साउथ की तरफ जाएगा। तो साउथ की तरफ आने वाला यहाँ पे आएगा तो साउथ इक्वेटोरियल करंट के रूप में जाना जाएगा। देन आपका यहाँ पे आएगा ये ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में जाना जाएगा, जो कि एक गर्म करंट है। फिर आपका ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिलता हुआ फिर आपके पेरू या हेम्बोल्ट करंट, जो कि ठंडा करंट है, उसमें मिल जाएगा और एक सर्कुलर पाथ बना लेगा यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया आपका पैसिफिक ओशन। अब इंडियन ओशन में आते हैं तो इंडियन ओशन में जो ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है यहाँ से फ्लो करेगी, और यहाँ पे ये इसे टकरा करके मेडागास्कर से अगुलास करंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि एक गर्म करंट है। फिर यहाँ नीचे ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से मिल जाती है, और फिर यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनाते हुए ये वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि ठंडी करंट है, इसका रूप लेकर के आगे बढ़ करके इक्वेटोरियल काउंटर करंट के रूप में यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हमने देखा कि ये जो आपका इंडियन ओशियन है वहाँ पे कौन कौन सी करंट गर्म है, कौन सी करंट ठंडी है। तो इसको एक बार से आप क्या करिएगा, एक पेज बनाइएगा, उसमें लिस्ट बना करके गर्म करंट, ठंडी करंट, और इस चित्र को आप कई बार देखेंगे तो आपको उन करंट्स की लोकेशन भी पता चल जाएगी, जिसके माध्यम से आप ये ज्ञात कर पाएंगे कि कौन सी करंट किस ओशन में उपलब्ध है, मौजूद है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें अभी अगर कुछ डाउट हो जैसे कॉन्सेप्ट के लेवल पर, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। ये अभी हमने बस फैक्ट देखा है कि कौन से करंट कहाँ पे उपलब्ध है। कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है वो आने वाले चैप्टर्स में और अच्छे से हम कवर करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बता देना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट, उसको मैं अलग से डिस्कस करूँगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अभी फिलहाल के लिए आप फैक्ट्स को बिल्कुल ग्रैब कर जाएँ। तो ये हमने समझ लिया कि किस प्रकार से जो कोल्ड करंट है और जो वार्म करंट है ये हमें देखने को मिलती हैं। तो ढेर सारे एग्जाम्पल हमने इसको देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।